नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खास बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है खास, शासन से लेकर प्रशासन तक, विकास से लेकर जनप्रतिनिधियों तक, हर मुद्दे पर रहेगी हमारी पैनी नजर इस बुलेटिन में। आज वो खबरें बताएंगे आपको जो बनेंगी दिन भर की सुर्खियां। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। समाज के जरूरतमंद और प्रतिभाशाली युवाओं की मदद के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला ने एक बार फिर मानवीय संवेदना का परिचय दिया। उन्होंने सुंदरपुर दरखा निवासी अनुराग यादव को बीटीसी के फाइनल सत्र की पढ़ाई पूरी करने के लिए 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। बताया गया कि अनुराग यादव के बड़े भाई अनुज यादव की अंबाला में हुए सिलेंडर विस्फोट हादसे में मौत हो गई थी। परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था और अनुराग को अपनी पढ़ाई जारी रखने में परेशानी हो रही थी। उन्होंने कहा कि अनुराग की पढ़ाई किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए और शिक्षा के जरिए वह अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। आर्थिक सहयोग मिलने के बाद अनुराग अपनी बीटीसी की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। राजेश मसाला की इस पहल की क्षेत्र में सराहना की जा रही है। के द्वारा एक व्यक्ति की मदद की गई, क्या है पूरा मामला? आज अनुराग यादव हैं ये, इनके भाई चंडीगढ़ में पंजाब में रहते थे। खाना बनाते वक्त उनकी दुर्घटना हुई, जो मेरी जानकारी में है कि 4 में से 3 लोग एक्सपायर हो गए हैं। परिवार गरीब है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब दुख तो सबको है, लेकिन इस दुख की घड़ी में हमारी तरफ से इनको 25,000 की आर्थिक अनुदान दिया गया है। मैं इनके परिवार को इस दुख से उबरने की भगवान से प्रार्थना करता हूँ और इनका परिवार कुशलतापूर्वक चले। कोई ये जमींदारी और इनके पास खेती बाड़ी नहीं है और ऐसी स्थिति में वही एक कमाने वाला परिवार का बच्चा था। इसका ये भाई जो अनुराग यादव है, ये पढ़ाई करता है। हम इसकी मदद इसकी पढ़ाई में भी करेंगे। इस परिवार के दुख सुख में भी हम जितना हमसे बन पड़ेगा उतनी प्रयास करेंगे। समाज के सब संभ्रांत लोग आए हुए हैं और इन सब की मौजूदगी में ये कार्य मेरे द्वारा किया गया है। अब ऐसे दुख के घड़ी में मैं समझता हूँ कि समाज को ऐसे परिवार को विशेष सहयोग देना चाहिए, सबको देना चाहिए। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अमेठी तिलोई ब्लॉक क्षेत्र में भुसैला तालाब ड्रेन की सफाई न होने से जल निकासी की समस्या गंभीर हो गई है। ड्रेन में पानी का बहाव बाधित होने के कारण सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा धान की फसल जगमग हो गई है। किसानों का कहना है कि ड्रेन की सफाई के लिए कई बार तहसील और जिला स्तर पर प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ड्रेन में झाड़ियां और गंदगी जमा होने से पानी की निकासी पूरी तरह बाधित है। किसानों के मुताबिक पूरे बाड़ी, पूरे दूधी, मम्मनगंज, कोटवा, भदसाना, पूरे सिंधरी और राजा का पुरवा समेत कई गांवों में पानी की निकासी इसी भुसैला ड्रेन से होती है। जल निकासी बंद होने से खेतों के साथ गांव की गलियों में भी पानी भर गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जलभराव के कारण बच्चों को स्कूल जाने और ग्रामीणों को घर से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। किसानों को डर है कि अगर दोबारा तेज बारिश हुई तो पानी घरों में भी घुस सकता है। किसानों ने प्रशासन से भुसैला ड्रेन की तत्काल सफाई और जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि फसलों और ग्रामीणों को राहत मिल सके। हमारे ग्राम पंचायत कोटवा का निवासी हूँ। यहाँ पे 3-4 साल से नाले की सफाई नहीं हुई, जिसके कारण कम से कम 500 बीघे खेत और 2-3 बार लगवा चुके हैं किसान, फिर भी मतलब निरंतर पानी नहीं निकल पा रहा, जिसके कारण किसान पस्त हो चुका है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, खड़ंजों पर 1-1 फुट 2-2 फुट पानी भरा हुआ है और जो बुजुर्ग हैं वो दवा के लिए नहीं जा पा रहे हैं, निरंतर बीमार चल रहे हैं लोग। पानी भराव के कारण डेंगू और टाइफाइड जैसी बीमारियां गंभीर निरंतर बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि जो है नाले की सफाई करवाई जाए और मौके पर जांच करवाकर और किसानों को मुआवजे वगैरह की व्यवस्था करवाई जाए और किसान का जो ऋण ले रखे हैं और लगातार किसानों की फसल नष्ट हो रही है, तो इनकी सफाई हो और इनको ऋण में छूट मिल जाए। कितने बीघा जमीन आपकी जो है पानी में से डूबी हुई है? हमारा 3 बीघे सड़ा हुआ है और 2 बार लगवा चुके, 2 बार के बाद भी ये हालत है कि आज खाने के लिए कुछ नहीं है, फसल सड़ चुकी है पूरी। प्रसाद है, पूरे बाड़ी के रहने वाले हैं। समस्या बहुत गंभीर है ये लिए कि हमारे गांव से निकलने के लिए बच्चों का इस समय कम से कम पोंगा भर पानी है, हर खरिंजे पे पानी तैर रहा है।
और ये नाला ना खोदने के कारण सफाई तो कोई मतलब नहीं हुई। सफाई तीसरे साल चौथे साल होती है, वो भी केवल वो झरिया दिया जाता है। कम से कम इसकी 2.5 फुट 3 फुट खुदाई होना चाहिए, साइड में चौड़ाई भी होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं हुआ तो हम लोग कम से कम नहीं तो 6-7 साल से ऐसे पीड़ित हैं। हर साल लगाते हैं, हर साल यही दशा होती है, हर साल यही दशा होती है, कोई सुनता नहीं। सबसे बड़ी समस्या है और हम लोग मजबूरी है, करें तो क्या करें। ना बच्चों का आने जाने के लिए बीमारियां तो इसकी वजह से अब और आएंगे, कोई सुनता ही नहीं। नाले की खुदाई लास्ट टाइम कब हुई थी? इसका कम से कम खुदाई भाई हुई, हमें लागत है कि ये 12 में हुई, 2012 के करीब। उसके बाद से नहीं हुई? नहीं, तब से एक बार सफाई आई है जीसीबी, वो ये वाली छोटी वाली, तो दौड़ा किसी में दिखा दिया गया। और भैया बहुत प्रॉब्लम, हर साल यही प्रॉब्लम होता है। अभी कोई बांध वान लगा है क्या? नहीं, बांध कुछ नहीं लगा। इसमें इतना कबाड़ हो चुका है, इतना वैसे जगह जगह पट चुका है, भीड़ झांकड़ दुनिया भर के। हम लोग सफाई भी कई बार किया था, लेकिन कितना सफाई पानी में हो पाएगा। इसको सूखे में खुदाई हो कम से कम 3 फुट, तब यहाँ से पानी निकल सका। पहले जो मशीन चली थी बड़ी वाली, उससे खुदाई भय तो कम से कम 5 साल जो उन्हें नुकसान हमारा कोई किसी किसान का विशेष ज़्यादा नहीं हुआ। और इसमें बुसैला ड्रेन में पानी बहुत दूर दूर का आता है। इधर गेटुला स्कूल से लेके आशापुर, बेसरवा, बिरमापुर, कुल मिला के पंडित की प्रवाह तक पानी पाकर गांव तक का पानी इसी में प्रवेश होता है। 4 कुआं से पानी आओ तो बड़े नहर से लेके कितना ये ड्रेन खुद ही नहीं है, कितना पानी निकालेगा, आगे यहीं भर जाता है। और आगे मुँह इसका बहुत सांकर है। फिर उधर हाईवे में ये की पुल बना है, पूरा निकासी बराबर नहीं हो पा रही है। समस्या इस बात का है सर, कोशिश किया जाए कि यह हमारे यहाँ का, हमारे जनता का जो डूबा है और उसको कुछ या तो हो सके गवर्नमेंट के सहारे से अगर मिले तो मिल जाए, नहीं पर नारे खोद दी जाए तो अगली साल तो हमारा किसान कम से कम अपने उपलब्ध पर आ जाए। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ग्राम रबा स्थित डीपीएन पब्लिक स्कूल में प्रेरक व्याख्यान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीएम राजेश कुमार पांडे और विशिष्ट अतिथि एएसपी जालौन विनय कुमार सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधान परिषद सदस्य रमा निरंजन ने की। डीएम राजेश कुमार पांडे ने कहा कि आज का युग डिजिटल युग है, इसलिए किताबी ज्ञान के साथ डिजिटल ज्ञान भी जरूरी है। उन्होंने बच्चों को नैतिक शिक्षा के महत्व के बारे में बताते हुए मन लगाकर पढ़ाई करने और आगे बढ़कर विद्यालय व क्षेत्र का नाम रोशन करने की प्रेरणा दी। एएसपी विनय कुमार सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर विद्यालय का होना गौरव की बात है। कार्यक्रम में डीएम, एएसपी और अन्य अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। अंत में रमा निरंजन और आरपी निरंजन ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। सावन में कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी समेत आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेहंदी घाट पहुंचकर गंगा जल भरेंगे और कांवड़ लेकर सिद्धपीठ बाबा गौरी शंकर मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। पुलिस बल के साथ अधिकारी भी लगातार सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे। प्रशासन ने कांवड़ियों की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट किया है कि उनके साथ किसी भी तरह की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। नगर पालिका की ओर से बोर्डिंग ग्राउंड और कांवड़ मार्ग पर साफ सफाई और शौचालय की व्यवस्था की गई है। वहीं बिजली विभाग ने कर्मचारियों की तैनाती की है ताकि बिजली से जुड़ी किसी भी समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके। प्रशासन की तैयारियों के बीच कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू की रिपोर्ट। ठाकुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी के संभावित प्रत्याशी जरीफ मलिक ने सदस्यता ग्रहण एवं संकल्प पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान कई गांवों में नुक्कड़ सभाएं की। इस दौरान महिलाओं और पुरुषों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। विकास खंड ठाकुर द्वारा की ग्राम पंचायत भायापुर में सभा को संबोधित करते हुए जरीफ मलिक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने जंतर मंतर पर हुए धरना प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सपा के विधायक और सांसद से पहले वहां पहुंचे थे। जरीफ मलिक ने चंद्रशेखर आजाद को अल्पसंख्यकों
अनुसूचित जाति और जनजातीय वर्ग का हितैषी बताते हुए 2027 विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी ही जनता की सच्ची हितैषी है और ठाकुर द्वारा में पार्टी का विधायक बनने पर क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। सर, आज ग्राम भाईपुर में जो है एक नुक्कड़ सभा के रूप में आपने की है 2027 को लेकर, इसके विषय में क्या कहना है? देखिए, आज 26 विधानसभा क्षेत्र ठाकुर द्वारा की ग्राम पंचायत भाईपुर में आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता अभियान एवं संकल्प पत्र वितरण और आज़ाद समाज पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाना और विधानसभा 26 को मजबूत करना और भाई चंद्रशेखर आज़ाद को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना, ये हम लोगों का आज उद्देश्य है। चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद। सर, जिस समाज से आप आज पहुंचे हैं भाईपुर में, कैसा समर्थन मिला? अब आप ही देख लो, उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में आज़ाद समाज पार्टी का बोलबाला है और आज आज़ाद समाज पार्टी पूरी तरीके से 26 विधानसभा क्षेत्र में छा गई है और आज 26 विधानसभा क्षेत्र की जनता आज़ाद समाज पार्टी का समर्थन कर रही है और हमें ऐसा महसूस है जैसे कि 2027 में यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी का विधायक बनेगा और 2027 में आज़ाद समाज पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। आप सर जगह जगह नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, जनता का सहयोग कैसा है? देखिए, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। जब से आज़ाद समाज पार्टी मैदान में उतरी है तो सारी राजनीतिक पार्टी बौखला गई हैं और यहाँ के जितने भी नेता हैं इसी चीज़ से परेशान हैं कि आज आज़ाद समाज पार्टी के नेता, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी, इसलिए आज समाजवादी पार्टी के नेता बिल्कुल एसी में बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज जंतर मंतर पर सारे नेता बाद में पहुंचे, पहले आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई आज़ाद वहां पर पहुंचे उसके बाद तभी सारी राजनीतिक पार्टी और सारे नेता पहुंचे। लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, ये अच्छी तरह जानती है कि इनकी लड़ाई कौन सी पार्टी लड़ रही है। इनकी लड़ाई, इनके मुस्तकबिल की लड़ाई, इनके बच्चों की लड़ाई, इनके भविष्य की लड़ाई, देश के विकास की लड़ाई कौन सी पार्टी लड़ रही है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आज़ाद समाज पार्टी। और मैं आज बताना चाहता हूं भाईपुर की जनता के बीच में और 26 विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत के बीच में कि वो दिन दूर नहीं है कि 26 विधानसभा क्षेत्र ठाकुर द्वारा में आज़ाद समाज पार्टी का विधायक होगा और 26 विधानसभा क्षेत्र में जब आज़ाद समाज पार्टी का विधायक होगा तो उत्तर प्रदेश में भाई चंद्रशेखर आज़ाद मुख्यमंत्री होगा। अभियान चल रहा है, आपको कितनी उम्मीद है आज यहाँ से सहयोग मिलने की? अब देखिए, आप एक अपना चैनल का कैमरा घुमाइए, इस गांव की जनता बदलाव चाहती है, 26 विधानसभा क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है और मैं नहीं, कैमरा घुमाइए, आपको पता चल जाएगा क्या जनसलाभ है आज इस गांव में। और एक बात बताएं, ये भाईपुर वो गांव है, इस भाईपुर से जो आवाज़ उठेगी, इस गांव के दलित समाज से जो आवाज़ उठेगी, इस गांव के मुस्लिम समाज से जो आवाज़ उठेगी, तो यकीन करो उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलेगी, उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलेगी। सर, पूर्ण विश्वास है आपको कि आज़ाद पार्टी का ही परचम देना है? बिल्कुल। देखिए, हमें आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और हमें आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और हमें 26 विधानसभा क्षेत्र की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता पे पूरा भरोसा है कि ये आज़ाद समाज पार्टी के साथ जाएगी और आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। आज आपने कितनी नुक्कड़ सभाएं की? देखिए, अभी पिछला गांव राजूपुर कला में मेरी सभा थी, अभी भाईपुर में मेरी सभा इस समय चल रही है और अभी इसके बाद सूर्यनगर में मेरी 2 सभा है और इसके बाद ठाकुर द्वारा सिटी में बहेड़ा वाले में मेरी सभा है। अब आप जान लीजिए, सारे नेता एसी में बैठ के, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बहुत छोटी बात है, आप सोच लीजिएगा कि आज समाजवादी के नेता गांव-गांव में
अपनी लोगों के साथ अपनी टीम भिजवाकर और अपनी एक दूसरे नेता की बुराई कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जो पार्टी सत्ता में बैठी है उससे सवाल पूछे। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे। उनके अंदर केवल इतनी हिम्मत है कि समाजवादी पार्टी आपस में किले में लगी हुई है, उलझी हुई है, और समाजवादी पार्टी के नेता टिकट के लिए आपस में एक दूसरे नेता की बुराई कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाज पार्टी के लोग, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्या कैसी कमी है ऐसी समाजवादी पार्टी में, क्योंकि नेता टिकट के लिए आपस में लड़ रहे हैं? अरे ऐसे नेता को टर्मिनेट करो, ऐसे नेता को जो है पार्टी से बाहर करो। बताइए साथियों अगर ये बात सही है गलत है। ठीक है सर, अभी एक जानकारी और करनी है। अगर आपको जो है विधानसभा 26 जनता अगर चुनती है तो आप जनता के लिए क्या कर पाएंगे? देखिए, आज हमारा लीडर, आजाद समाज पार्टी का लीडर जनता के लिए जन जन की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोड पर लड़ाई लड़ रहे हैं, बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मुस्लिम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी, आज़ाद समाज पार्टी के विधायक होंगे, तो यकीन करो विधानसभा उत्तम विधानसभा होगी और उत्तर प्रदेश उत्तम उत्तर प्रदेश होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। सर, अभी तक जितने भी प्रत्याशी बने हैं वो अल्प शिक्षक बने के रूप में बने हैं। आप एक युवा और शिक्षित विधायक प्रत्याशी के रूप में है, युवाओं के लिए आपका क्या मेनू रहेगा? देखिए, मैंने जिस दिन मैदान में उतरा था, मैं 26 विधानसभा क्षेत्र ठाकुर द्वारा से, उसी दिन मैंने घोषणा कर दी थी कि जब अगर मैं विधायक बनता हूं तो सबसे पहले ठाकुर द्वारा एक शिक्षा का हब है, मैं यहाँ एक सरकारी लाइब्रेरी बनवाऊंगा जिसमें बच्चों को तैयारी करने का मौका मिलेगा, फ्री में मौका मिलेगा, और बच्चे जो गरीब बच्चे हैं जो तैयारी से बैठे हैं उनको निःशुल्क यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा होगी, और जब ये तैयारी करेंगे तो ठाकुर द्वारा का नाम रोशन करेंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। संभल स्थित जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताकर वहां जलाभिषेक करने जा रहे शिव सैनिकों को पुलिस प्रशासन ने बुद्ध बाजार क्षेत्र में ही रोक दिया। इस दौरान शिव सैनिकों और पुलिस बल के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामे की स्थिति बनी रही। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और बैरिकेडिंग कर शिव सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। शिवसेना के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर सैकड़ों शिव सैनिक बुद्ध बाजार में एकत्रित हुए थे। कार्यकर्ता संभल जाने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी। पुलिस की कार्रवाई से नाराज शिव सैनिकों ने मौके पर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। शिवसेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए धार्मिक कार्यक्रम पूरा करने की मांग की। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कुछ समय तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखा। हरिहर मंदिर पिछले 24 साल से हम लोग लगे हुए हैं। इस बार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा माननीय राजेश दुबे जी, प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय महेश ओझा जी, उत्तरांचल के प्रभारी उप प्रमुख माननीय रुपेंद्र नागर जी, माननीय हमारे पंकज पाठक जी, और विभिन्न जनपदों से हमारे शिव सैनिक भाई और हमारे शिवसेना की पूरी टीम, हम लोगों ने 3 दिन पहले भी ज्ञापन दिया प्रशासन को संभल में जाकर, और संभल पुलिस से भी हम लोगों ने विधिवत तरीके से बात करी, और हमने यही बात कही कि 11 जने 21 जने हमारे विधिवत तरीके से बुलाए जाएं। अगर हरिहर मंदिर पे नहीं जाया जाए तो संभल में जाने के लिए ना हम पाकिस्तानी हैं ना हम बांग्लादेशी हैं, हम इसी देश के हैं, भारतीय हैं और मुरादाबाद के हैं। हम हरिहर मंदिर पर जाना चाहते हैं, माँ आरती करना चाहते हैं। अगर वहाँ नहीं हो सकती तो संभल के किसी मंदिर पे कराई जाए। पुलिस प्रशासन यहाँ पर भी आप स्थिति देखो, हमारे शिवसेना के विभिन्न लोगों के यहाँ सुबह से पुलिस बिठा दी गई, प्रदेश उप प्रमुखियाँ बिठा दी, महानगर उप प्रमुखियाँ बिठा दी, महानगर प्रमुखियाँ बिठा दी, हमारे यहाँ बिठा दी, और जब हम सड़क पर निकल के आए तो पुलिस प्रशासन ने ये बैरियर लगा दिए। ना हमारी पुलिस से कोई इस पर विधिवत कोई लड़ाई है, हमारी मांग सिर्फ हरिहर मंदिर जाने की है। हरिहर मंदिर पे एक तरफ से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये बात कहते हैं कि जो चीज तय होगी हरिहर मंदिर से होगी, यहाँ से हमें जाने नहीं दिया जाता। शिव सैनिक हरिहर मंदिर जाएगा, जलाभिषेक करेगा। पुलिस का उत्पीड़न हमने लगातार सहन करा पिछले 24 साल से। आज भी अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी, पुलिस हमारा उत्पीड़न करेगी, पुलिस हम पे लाठी चलाएगी, पुलिस हमारे साथ जो कुछ करेगी उसके लिए हम शिव सैनिक तैयार हैं, और शिवसेना के सभी नेता इस पे गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। हम इस सरकार में ये देख रहे हैं
कि पुलिस समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार की तरह हम लोगों को पीड़न कर रही है। जय भवानी, जय शिवाजी। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता फसीउर रहमान बेग की रिपोर्ट। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते ठेला नदी का जलस्तर बढ़ने से भोजपुर थाना क्षेत्र के खादर इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी पहुंचने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आदमपुर, रुस्तमपुर, तिगरी, लालूवाला, इस्लाम नगर, खैया खादर और सिहाली, शाहपुर समेत कई गाँवों में पानी पहुँच गया है। बाढ़ का पानी खेतों में भरने से फसलें जलमग्न हो गई हैं, जिससे किसानों को फसल खराब होने की चिंता सताने लगी है। वहीं गाँवों को जोड़ने वाले कई रास्तों पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि ठेला नदी का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से बाढ़ प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर राहत एवं बचाव की व्यवस्था करने की मांग की है। फिलहाल ग्रामीण नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर चिंतित हैं और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मोहम्मद यासीन। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम खैया खद्दर। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कौन सी नदी है? ये दमदमा नदी है। किस तरीके की स्थिति है? बुरे हालात हैं, देख रहे हैं आप भी। बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। दोनों नदियों का पानी, रामगंगा का, ढिला नदी का, इसमें आकर टच हो रहा। सारे जो किसान आ रहे हैं इसके बीच पट्टे में, सारे मारे जा रहे हैं। मुरादाबाद को कोई मरीज हो जाए तो ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कहाँ को होकर लेके जाए बताओ? क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम तो यही मांग करना चाहेंगे सर, इसकी पुलिया ऊंची हो जाए, दरों की पुलिया बन जाए। ये जो है पट पुलिया खत्म होगा, ऊंची वाली पुलिया बन जाए, खंभों वाली। और तो पानी फसलों को क्या क्या नुकसान है? सभी धान भी डूब गए सारे। जो छोटा गन्ना गेहूं का बोया हुआ पौधा था वो सारा डूब गया। जो उर्द बोए रखे थे कुछ आदमी ने बो दिए थे अभी खरार देख के, वो भी डूब गए। अजी ढोर परेशान है, भूखे चारा सारा ढोरों का खत्म हो गया बिल्कुल कतई। खत्म है, चारा तो बिल्कुल ही खत्म हो गया कतई। जंगल का हाँ। चारा मर गया। क्या मांग करना चाहिए? मांग यही करना चाहेंगे सर, ये पुलिया ऊंची हो जाए हमारी, दर वाली पुलिया बन जाए, और जो वो घट्टे हैं पीछे से जहाँ से पानी आ रहा है उनका इंतजाम हो जाए बस। मैं आपका अली हसन। कहाँ के निवासी हैं? खैया खादर के। अच्छा ये बताइए कौन सा मुख्य मार्ग है जिस पर ढेला नदी और दमदमा नदी का जो है मिलाप हो गया, बाढ़ की स्थिति हो गई? बाढ़ की स्थिति ऐसा हो गया, बसंतपुर से और उनमें हो गया मुस्तफर की पुलिया पे ऐसा हो गया। किस कारण? क्या पता, जो घट्टे बंदी ना हो रही तो वो बंदी ना हो रही, घट्टे जगह कर ली उनने आने की। ऊपर से पानी छोड़ा गया है या बरसात का पानी है? ना, ऊपर से ही आवे पानी सारा। बरसात का इतना पानी कहाँ हो जाएगा जंगल में? सारे जंगल में पानी पानी भरा पड़ा, को ठिकाना आटा। और 12 साल भी एक लड़का मर गया, डूब के जमान है उतरने के इसमें ही बेचारा। पिछले साल मर गया, वो मर गया ना, मर गया 5 साल भी मर गया। अब कितने गाँवों में पानी होगा? मारुति बह गई थी 12 साल मारुति बह गई, उसमें तो लुगाइयाँ पुगाइयाँ बहुत थी। अब कितने गाँवों में पानी होगा? अब तो वे शहरे अक्का, शाहपुर, गन्नागार, खैया और ये काफियाबाद, इस्लाम नगर के, इनमें सब में पानी पानी भाजा फिर गया। सब में ही है पानी इस टाइम। तो और नुकसान क्या क्या है? नुकसान तो वो सारी फसल जितने धान है बेचारे सब मर गए, गन्ना मर गया तले से। तो पानी बढ़ेगा ये या उतर रहा है? अभी तो बढ़ रहा। तो कोई शासन प्रशासन के अधिकारी देख रेख करने कोई अभी आए? कोई भी ना आ जाए जी। क्या मांग करना चाहिए आप? जी यही मांग करना चाहेंगे करके ऊंचा हो जावे ना, थोड़ा सारा दरों की पुलिया बन जावे तो सबकी फांसी कट जाएगी। ना पानी आगा, ना कोई जाने से परेशान रहेगा, कोई भी निकलते चले हाँ। इमरजेंसी में भी कोई आता जाता और रात में आ जाए बेचारे, लौट के जाने ऐसा परेशान हो, कोई से भूल में आ जा, जैसा रास्ते का पता ना है तो वहाँ से लौट के जाना। सारा रास्ता यही है मुरादाबाद का, इन गाँवों का जितना भी है। मुरादाबाद में कुल 5 नदियों का जलस्तर आकलित होता है। पिछले 3 दिन से लगातार हम जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसके माध्यम से बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं। हमारा जो गागन नदी का जो जल स्तर है वो स्थिर है, और इसी तरह गंगा नदी और जो खो नदी है वो भी उतार की ओर है, लेकिन जो रामगंगा जी हैं वो चढ़ाव की ओर हैं। खतरे से अभी पूरी तरह से बाहर की स्थिति है, और 189.8 मीटर जो है वो जल स्तर आज का है, और जो उच्चतम जल स्तर इसका है वो 191.46 है, और खतरे का है वो 190.6 है। तो अभी खतरे के स्तर से दूर है, लेकिन इसके बाद भी हम नियमित रूप से रामगंगा जी नदी का जो बुलेटिन है वो जारी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी जो वर्षा है वो 122 मिलीमीटर हुई है, और किसी भी प्रकार की यदि कुछ भी चढ़ाव आता है या नदी खतरे के स्तर पर आती है तो वो हम नियमित रूप से अवगत भी कराते रहते हैं। आप सभी को भी हमने सचेत ऐप डाउनलोड कराया है, आमजन को भी सचेत ऐप डाउनलोड कराया है, उसके माध्यम से भी सब लोग अवगत होते रहते हैं। सर क्या व्यवस्था करी गई है? देखिए,
सबसे बड़ी चीज है कि जो बाढ़ से पहले टेंडर इत्यादि हैं वो सारे हो जाने चाहिए। बाढ़ चौकी हैं वो स्थापित की गई हैं। जितने भी गांव हैं वो आपस में इंटीग्रेटेड हैं। वहाँ तत्काल पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सूचनाएं जो है माइकिंग के माध्यम से पहुंच जाती हैं। और इसके साथ साथ यदि कोई भी समस्या आती है तो हमारी जो पूरी टीम है वो पहले ही अलर्ट होकर के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ से लोगों को रेस्क्यू भी कर लेते हैं। तो अभी यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन एक बार आप हमको जल स्तर वर्तमान में क्या है और किन नदियों का चढ़ाव हो रहा है, किन का उतार है, किन का स्थिर है, वो हमने आपको अवगत करा दिया। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जाबिर हुसैन के साथ कैमरामैन नवील अहमद की रिपोर्ट। नोएडा सेक्टर 71 स्थित उद्योग विहार पॉकेट B2 यानी श्री साई अपार्टमेंट सोसाइटी में RWA चुनाव को लेकर विवाद बढ़ गया है। चुनाव से पहले दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सोसाइटी में 23 अगस्त को चुनाव कराने की घोषणा की गई है। मौजूदा पैनल का आरोप है कि पहले बायलॉज के अनुसार चुनाव कराया गया था, जिसमें सोसाइटी के लोगों ने उन्हें चुना था। आरोप है कि चुनाव में हारने वाले पक्ष की शिकायत के बाद समिति को भंग कर नए चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वहीं सोसाइटी के कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव की तारीख घोषित होने से महज 2 दिन पहले आपत्तियां सुनना उचित प्रक्रिया नहीं है। उनका कहना है कि पहले आपत्तियों का समाधान होना चाहिए था, उसके बाद चुनाव कराना चाहिए था। वहीं दूसरे पैनल के सदस्य सुशील यादव का कहना है कि चुनाव अधिकारी ने दोनों पक्षों की बात सुनी है और मतदाता सूची के सत्यापन के लिए भी काफी समय दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। मैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हूँ। जो एक पैनल बना हुआ है चुनाव कराने के लिए जनपद के अंतर्गत, उसमें एक सदस्य और सदस्य को चुनाव कराना है, इस आशय का निर्देश यानी मुझे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को इस सोसाइटी का चुनाव कराना है। इसके निर्देश मेरे को पिछले महीने निर्गत हुई डिप्टी रजिस्ट्रार साहब के कार्यालय से। तत्क्रम में मैंने एक कार्यक्रम पूरे माह का जारी किया और 23 तारीख निर्धारित की गई इसमें चुनाव के लिए। चुनाव की जो प्रक्रियात्मक चीजें हैं उसको कंप्लीट करते हुए आज ये भी उसमें डिप्टी डायरेक्टर साहब की तरफ से निर्देश था कि बैठक एक जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुनाव में बैठक कर ली जाए। उस बैठक के क्रम में ये बात संज्ञान में आई, कुछ जो सूची पूर्व में हम जिस पे चुनाव कराने जा रहे हैं, जो अध्यक्ष महोदय यहाँ पे बीमार चल रहे थे वो अभी यहाँ उपस्थित थे, उनके साइन से दोबारा सूची ली जाए। हमने इनको टाइम दिया 24 घंटे का, कल शाम को 7 बजे तक ये प्रोवाइड कराएंगे। उसके आधार पर हम निष्पक्ष रूप से या इनके बायलॉज के हिसाब से चुनाव कराएंगे। मतलब उस तो मुझे कुछ नहीं कहना, मेरे से उच्च अधिकारी जो डिप्टी डायरेक्टर चिट फंड है उनका निर्णय मान्य है, मेरा उसमें जुरिडिक्शन नहीं। आज 23 तारीख को चुनाव है संडे को, और कुछ वोटर लिस्ट को लेकर कुछ आपत्तियां हैं जो उन्होंने कहा है कि आप हमारे पास शाम तक भेज दीजिए। अगर कहीं 1-2 नाम छूट गया तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, हम उन नामों को जोड़ देंगे। क्या उम्मीद कर रहे 23 तारीख को शांतिपूर्वक होगा? पहले भी शांतिपूर्वक चुनाव है, 8वां 9वां चुनाव है, बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा। कोई आज तक भी सवालों के घेरे में है के बाद भी कुछ। अब ये तो जो सवाल उठा रहे हैं वो बता सकते हैं या बेहतर चुनाव अधिकारी बता सकते हैं। आप अपनी तरफ से क्या उम्मीद? चुनाव निष्पक्ष हो रहा है बिल्कुल। कोई पहले भी ये चुनाव अधिकारी हैं, जो मैं पराजित हुआ था उस टीम में, उस चुनाव में, और दूसरे लोग विजयी हुए थे। जब भी यही चुनाव अधिकारी थे, आज भी यही चुनाव अधिकारी। मेरा नाम ब्रजेश गुजर है और मैं इस चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। वर्तमान RWA महासचिव हूँ मैं। यहाँ पे आपत्ति हमारी सिर्फ ये थी, चुनाव अधिकारी आज 20 तारीख में यहाँ पे आए हैं और चुनाव है 23 तारीख में। जब कहीं पे भी चुनाव घोषित होता है, आप लोग ही बेहतर जानते होंगे, बायलॉज वगैरह सब अलग रखते हो। एक चुनाव अधिकारी जो अभी समाज कल्याण अधिकारी है, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उनको ये नहीं मालूम मुझे किसी सोसाइटी में अगर चुनाव कराना है तो सोसाइटी के नागरिकों से जाकर एक बार मिलूं, उनसे पूछूं कि आपकी सोसाइटी में चुनाव कब होना चाहिए, कब आप अवेलेबल हो या नहीं हो। खाली ब्रजेश और सुशील को चुनाव नहीं लड़ना, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। आप 2 दिन पहले आके मिले हैं ना, 2 दिन पहले आके मिले हैं, वो भी तब आके मिले जब हम DM के पास पहुंचे शिकायत लेके। DM ने DR को डायरेक्ट करा, DR ने फिर हम इनको डायरेक्ट करा, मिलने के लिए आए। प्रक्रिया तो क्योंकि आपत्ति तो हम Day 1 से उठा रहे थे। 11 तारीख को उन्होंने चुनाव कार्यक्रम घोषित करा, चुनाव के लिए हम तैयार है, चुनाव की दिक्कत नहीं है। हम इनकी प्रक्रिया पर सवाल Day 1 से उठा रहे हैं और आज भी उठा रहे हैं। इनकी पूरी प्रक्रिया अवैध है और एक तरफा है। नागरिक सारे खड़े हुए हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे आगे। एक प्रक्रिया 11 तारीख को घोषित होती है और 23 को बन जाती है आगे। उससे पहले वो नागरिकों से पूछने का सवाल नहीं होता उनका। अब भी चुनाव अधिकारी शांत बैठे हैं, बगल में एक लड़का बैठा हुआ उनका, कोई जो भी बंदा होगा, नाम ध्यान नहीं मुझे उसका, लाल शर्ट में था, उसने सारा डिसीजन दे दिया 2 मिनट में। बाबू ने उठा के बोले करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो नहीं करोगे, इतना फरमान उठा दिया उन्होंने। आप इसकी शिकायत करेंगे कहीं आगे? शिकायत हमारी ऑलरेडी है, वो शिकायत इनको रिपीट करिए, इसके खिलाफ भी और इसके खिलाफ भी करेंगे जो यहाँ प्रक्रिया करिए। हम इनकी प्रक्रिया के खिलाफ हैं,
सोसाइटी में हम माहौल नहीं बिगड़ने देंगे। सोसाइटी में शांतिपूर्वक चुनाव होगा, कोई दिक्कत नहीं उस चीज से। हमारा विरोध चुनाव प्रक्रिया से है और चुनाव अधिकारी से है। ये भ्रष्ट चुनाव अधिकारी हैं, आप इस बात को मेरे को बाइट में लगा दी प्लीज। इन्होंने एक तरफा चुनाव घोषित कराया। लास्ट टाइम इन्होंने ये काम करा था, डीएम ने फिर वीडियो कॉल पे लेके इन दोनों को इनकी क्लास लगाई थी उस टाइम पे, इनकी और डीआर की। लास्ट टाइम इन्होंने एक प्रयास करा था। आप बताइए 23 में चुनाव है और आज जो बंदा हमें वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए बोल रहा है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव से कॉन्टेक्ट नहीं करा गया। बायलॉज है, बायलॉज सारी चीजें हैं, उन्हें देख के बताओ। अभी जवाब नहीं था उन लोगों के पास। आप बताइए 3 दिन बाद चुनाव है, आज मैं जानना चाह रहा हूँ उस प्रक्रिया के हिसाब से क्यों होगा मेरा परसों इन्हें आज तक याद क्यों नहीं आई। मैं व्यक्तिगत मिल के आया हूँ, डेली इनको मेल डाला हूँ। सुनिए इनका कॉन्टेक्ट कैसे हो रहा है। इन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है, इसलिए कॉन्टेक्ट ना हो, एक तरफा लिस्ट बना दी, एक तरफा कार्यक्रम घोषित कर दिया। अरे नागरिकों से तो कम से कम पूछोगे नहीं, पूछोगे भैया आपको वोट डालना है, किसी को जिताना है, खाली बढ़िया सुशील चुनाव लड़के जीत जाएंगे। वोट तो इन लोगों को डालना है, किसी और की इच्छा हो सकती है। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।